आज का लेक्चर है पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कार्टेशियन फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे करते थे। ये हमारे पास कोई भी प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है। हम इसमें इस प्लेन के अंदर हम दो पॉइंट्स लेते थे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया, उसको मैंने पी एक्स और वाई का नाम दे दिया। एक्स का मतलब था कि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है और वाई का मतलब होता था कि ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। और ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ गया, इसे हमने एक्स का नेम दे दिया, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके वाई का नेम दे दिया। और इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला दें तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको आर कह देते थे हम। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है। ये आपके पास क्या बन गई है, एक ट्राइंगल बन गई है। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे एक्स का नेम दिया हुआ है, और ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हमने वाई का नेम दिया हुआ है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, इसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पोलर की शक्ल में। मतलब कि हम पी एक्स वाई अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं कार्टेशियन में, मैं इनको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ पोलर फॉर्म में, आर और थीटा की शक्ल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स ओवर आर हो जाएगा आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एक्स ओवर आर। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। और इसी में से आप देखें कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई ओवर आर के। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से एक्स और वाई उनको हमने चेंज कर दिया आर और थीटा की शक्ल में। मतलब हम अपने हर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जो कि पी एक्स वाई की शक्ल में होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं पोलर फॉर्म में, आर और थीटा की शक्ल में। हमने अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया आर और थीटा की शक्ल में। यहाँ पे एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हूँ। यहाँ पर जो ये जो आर होगा ना हमारे पास, ये डिस्टेंस होगा, हमारे पास लेंथ होगी। इससे मैं ये एक्स एक्सिस पे कहती हूँ कि मेरे पास आर होगा। मतलब यहाँ से जो इतनी चीज़ है ये मेरे पास आर है। अगर यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने लिया है पी आर और थीटा, अगर इसको यहाँ से ओरिजिन से मिलाया जाए। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नोट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में आप ये वाला पॉइंट जो था सेंटर, इसको ओरिजिन कहते थे, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इस वाली जगह को कहेंगे पोल। सेंटर को हम क्या कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोल कहेंगे। अब ये वाला पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट को मैंने इस पोल से मिलाया और ये जो डिस्टेंस है इसको आर का नेम दे दिया। अब ये जो लाइन है पी आर थीटा ओरिजिन से पोल से जो मिल रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी और उस एंगल को हम थीटा का नेम दे देते हैं। आर जो है यहाँ पर ये आपके पास डिस्टेंस है या लेंथ कह लें, और थीटा जो है हमारे पास वो एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। जैसे जैसे ये थीटा मूव करेगा हमारे पास यहाँ पे लेंथ मूव करती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अब ये आर और थीटा की शक्ल में दी हुई है, मतलब ये हमारे पास पोलर कर्व है। यहाँ पर हम थीटा को वैल्यूज देंगे, आर के आंसर्स आते जाएंगे और उनको हम यहाँ पे ट्रेस कर देंगे। यहाँ कर लेते हैं आर, यहाँ थीटा कर लेते हैं। आर को वैल्यू दी मैंने थीटा को वैल्यू दी मैंने 0 यहाँ पर, तो आर मेरे पास आया 2। आर हमारे पास लेंथ है ना, लेंथ 2 आई। अब थीटा को वैल्यू अगर दूंगी π/2 तो लेंथ मेरे पास आएगी, थीटा को वैल्यू दूँ π/2 तो लेंथ आएगी 0। इसी तरह अगर मैं थीटा को वैल्यू देती हूँ अगर फॉर एग्जांपल 4 दे देती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी √2। उल्टा लिख दिया मैंने, इसको सीधा कर लीजिएगा। यहाँ पर π/4 है, यहाँ पर √2 है। इसी तरह थीटा को वैल्यू अगर नेगेटिव पाई दूँ तो यहाँ पर लेंथ जो होगी मेरा आर जो होगा वो -2 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जो आर होती है हमारे पास ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से इसका मतलब तो ये हो गया कि जब भी हमारे पास आर की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी हम उनको अपने कर्व के ऊपर ट्रेस नहीं कर सकते, उनको ड्रा नहीं कर सकते। तो हम थीटा की वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं ले सकते जहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई पर
पाई पर मेरे पास आर की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब है कि मैं थीटा इज इक्वल टू पाई पर अपना कर्व ड्रा नहीं कर सकती, या ये जो थीटा इज इक्वल टू पाई यहाँ पर जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन जो बनी है, इस लाइन के ऊपर मैं अपना कर्व नहीं ड्रा कर सकती। और वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कॉस थीटा है ना, कॉस कौन कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि इससे जो हमारा पोलर कर्व बनेगा वो सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में से नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड में हमारे पास जो थीटा कॉस थीटा आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके नेगेटिव होने की वजह से आर नेगेटिव हो जाएगा और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रा किया कि जब भी हमारे पास आर नेगेटिव होगा, या वो एंगल्स जहाँ पर हमारे पास ये पूरा आंसर नेगेटिव हो जाए, आर नेगेटिव हो जाए, तो उन एंगल्स के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर हम अपना कर्व ट्रेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको साइन थीटा दे दिया जाता, अब हमें पता है कि साइन जो होता है वो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, आर इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर में, तो थर्ड फोर में आर भी नेगेटिव हो जाएगा, और डिस्टेंस जो होता है, लेंथ होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका जो कर्व बनेगा, पोलर कर्व बनेगा, वो कभी भी सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। इससे यहाँ से इनको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर थीटा आपके पास π/2 होता है, और यहाँ पे थीटा जो होता है हमारे पास 3π/2 होते हैं, और नेगेटिव π/2 भी होता है। और यहाँ पे आपको पता है थीटा 0 होता है और थीटा 2π भी होता है, और इधर पे थीटा इज इक्वल टू पाई होता है। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं। जब थीटा 0 है तो लेंथ 2 है, थीटा 0 यहाँ पर है, r 2 हो गए। इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस जो लाइन है, इसे हम इनिशियल लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर थीटा जो है वो 0 है पूरी की पूरी लाइन पे, तो r2 है, ये हमने 2 पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब थीटा π/2 है, π/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट π/2 है। इसके ऊपर r की वैल्यू 0 है, तो ये यहीं पर रहेगा पॉइंट, r 0 है यहाँ पर थीटा π/2 पे, तो यही वाला पॉइंट बन गया। और उसके बाद मैंने π/4 पॉइंट लिया है। π/4 अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ कहीं एंगल बनेगा π/4। इस π/4 के ऊपर मेरे पास जो आंसर है वो √2 है। √2 आंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल √2 के आंसर्स 1 पॉइंट समथिंग होते हैं शायद। अब ये अगर 1 पॉइंट समथिंग भी है √2 का आंसर, ये कब है, जब थीटा π/4 और थीटा यहाँ π/4 होते हैं। इसके ऊपर अगर इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है तो r यहाँ पर 1 होगा, ये π/4 है, यहाँ थीटा r1 है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा। ये एंगल जो होगा ये मूव करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे मूव करेंगे r के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा r1 पॉइंट समथिंग जो भी है, और एंगल π/4 है। इसी तरह जब मैंने ये पाई पॉइंट लिया, पाई तो हम ड्रा ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस पर आर नेगेटिव आ गया और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब है हमारे इस कर्व के अंदर ये पाई इंक्लूड नहीं होगा। हमारा कर्व जो होगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। इसी तरह आप आगे कोई और पॉइंट्स लेंगे, इधर कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, थीटा एंगल ले लेते हैं, इधर हम नेगेटिव π/4 के अंदर इसमें पुट करते हैं। जब हम कॉस नेगेटिव π/4 है इसमें पुट करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा r के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे, जो भी r का आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे, और इन सब पॉइंट्स को फिर हम मिलाएंगे इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक शेप बन जाएगी, कोई भी शेप बन जाएगी इस तरह की। सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप बन जाएगी, और इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोलर कर्व है। पोलर कर्व कैसे बनाई है कि कुछ भी नहीं हमने किया, जस्ट हमने थीटा जो एंगल दिया था उनको वैल्यूज़ दी हैं, आर की वैल्यूज़ आती गई हैं, आर की वैल्यूज़ को हमने ड्रा कर दिया, और जिस एंगल के ऊपर आर की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी वो हम इसमें ड्रा नहीं कर सकते। जैसे पाई पर नेगेटिव आई थी तो मैं पाई वाला एंगल नहीं लूँगी अपना, जहाँ पर आर की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी उन्हीं पर कर्व ड्रा होगा। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कॉस जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ में जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होते हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड में इनका कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस नेगेटिव हो जाएगा, वहाँ पे आर नेगेटिव हो जाएगा, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। दैट्स वाई हम आर नेगेटिव ना होने की वजह से इन क्वाड्रेंट में अपना ग्राफ नहीं बना सकते। हमारा ग्राफ सिर्फ इन दो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर साइन ग्राफ आ जाए, सेकंड आ जाए, तो आपने उसी हिसाब से देखना है कि थीटा की वो वाली वैल्यूज़ आप ग्राफ नहीं प्लॉट नहीं कर सकते जहाँ पे आर नेगेटिव आ जाएगा, वो वैल्यूज़ आपने निकाल देनी है, थीटा की एंगल की वो वाली वैल्यूज़ निकाल देनी है।
ये वही मैंने लिखा हुआ है कि अगर ये इतने एंगल की बात करेंगे तो यहाँ थीटा पाई बाय 2 होता है, और अगर यहाँ पे आप बात करना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, और इस लाइन पे आना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है। तो अगर ये वाली लाइन जो है यहाँ 2 पाई होता है, पूरा एंगल ये 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 पाई आ गया। ये मैंने वही बात लिखी हुई है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पोल से मिलाते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस r बन जाता है। और ये जो लाइन है इनिशियल एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होती है उसे थीटा कहते हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस लाइन होती है इसे इनिशियल लाइन कहा जाता है। वही एग्जांपल ली है मैंने, r इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब ये r और थीटा की शक्ल में, मतलब ये पोलर फॉर्म्स हैं। यहाँ पर मैंने अपना कुछ एंगल्स लिए हैं और उन पे r कैलकुलेट किए हैं। सबको मैं ड्रॉ कर दूँगी, सिवाय उन एंगल्स को ड्रॉ नहीं कर सकती जहाँ पर r की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ये हमारे पास डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए, पहले थीटा 0 था, थीटा 0 इस लाइन पर होता है, वहाँ पर r 2 होता है, r जो है वो 2 आया, तो ये वाला पॉइंट बन गया। इसके बाद 30 एंगल दिया हुआ है, 30 एंगल यहाँ कहीं होता है, वहाँ आर की वैल्यू जो है वो 1.7 है, ये 1.7 ले लिया आर, ये 1 है, ये 2 है, और दरमियान में कहीं 1.7। तो यहाँ से मूव किया, जहाँ 1.7 था वहाँ जाके स्टॉप हो गए। इसी तरह थीटा मैंने 60 लिया है, थीटा 60 ये कहीं आ गया, वहाँ पे आर 1 है, यहाँ से चले हैं, जहाँ कहीं पे आर की वैल्यू 1 थी, डिस्टेंस 1 था, वहाँ जाके स्टॉप हो गए। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ये आर के और ये थीटा के। आर और थीटा की शक्ल में हम लिखते हैं ना, ये देखिए कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा की शक्ल में। आर की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 1.7 है और एंगल कितना लिया था 30, तो 1.7 30। इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू 1 है और एंगल कितना लिया था 60, तो 1 और 60 आ गया। अब इसी तरह आप बाकी पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। 90 पे निकालेंगे, अगर cos 90 0 होता है हमारे पास, तो 90 वैल्यू ये वाली लाइन होती है पाई बाय 2, इसके ऊपर हमारे पास आंसर जो होंगे वो 0 आ गए, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं। उन सब पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ शेप इस तरह की बन जाएगी, ये डाउनवर्ड भी जाएगा इस तरह से, और पॉइंट्स निकालेंगे डाउनवर्ड जाएगा। अब बस मैं ये नेगेटिव आर वाली वैल्यूज़ नहीं ले सकती, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वाली वैल्यूज़ मैं नहीं ले सकती, इसका मतलब है थीटा की ये वाली वैल्यूज़ मैं नहीं प्लॉट कर सकती। जहाँ भी आर की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, जिन थीटा की वैल्यूज़ पे आर नेगेटिव आएगा, वो तमाम थीटाज, वो तमाम एंगल्स मैं प्लॉट नहीं करूँगी अपने ग्राफ के अंदर। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है, r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, r इज इक्वल टू 1। उसने कहा है कि आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा है, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी वो r की लिमिट्स वही होंगी हमेशा। जो इक्वेशंस दी होंगी हमेशा वो इक्वेशंस r की लिमिट्स कहलाएंगी। तो यहाँ हमें r की लिमिट्स तो दी गई हैं, हमें किसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है? थीटा की लिमिट फाइंड आउट करनी है सिर्फ। एफ आर थीटा होता है ना पोलर फॉर्म में, जो इक्वेशन हमें गिवन दी होगी वो हमेशा आर की लिमिट्स होंगी, और बाकी हमारे पास थीटा बचता है, तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है हमने। अब मैंने वही r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा को वैल्यूज हुई हैं, r मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये r और थीटा को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सेम वैसे ही आपने प्लॉट करना है जैसे आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करते थे। एक्स वाई प्लेन में होते थे ना, यहाँ एक्स अगर 1 1 पॉइंट है तो यहाँ x1 है y1 है, यहाँ हम डॉट लगा देते थे, वैसे ही आपने यहाँ पर प्लॉट करना है। थीटा 0 है, थीटा 0 हमारे पास एक्स एक्सिस पे होता है और वहाँ पर लेंथ 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब थीटा पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 यहाँ पर कहीं आ गया ये थीटा पाई बाय 4, और वहाँ पे r 1.99 है, यहाँ कहीं 1.99 है, यहाँ जाके मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब अगला एंगल दिया पाई बाय 6, ये पाई बाय 6 आ गया, इस पर r की वैल्यू भी 1.99 है, तो यहाँ पर 1.99 पे आके स्टॉप हो गए। फिर पाई बाय 2 लिया, पाई बाय 2 पर लेंथ 1 है, ये पाई बाय 2 मेरी लाइन थी, यहाँ पर r 1 है, या गिवन दिया हुआ ना उसने रेडियस 1 है, तो इसलिए रेडियस 1 का सर्कल बनाया हुआ था मैंने, और रेडियस 1 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ r1 था, तो यहाँ मैंने डॉट लगा दिया जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई। इसी तरह थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 होगी हमारे पास, तो r की वैल्यू मेरे पास आती है 1.99। थीटा 3 पाई बाय 4 हमारे पास इस क्वाड्रेंट में होगा, और वहाँ पे r की वैल्यू है 1.99, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब देखें, इसको भी मैंने प्लॉट कर दिया, यहाँ पे कहीं डॉट लगाया तो 1.99 यहाँ पर कहीं बन गया मेरा। उसके बाद थीटा की वैल्यू -5/2 ली है यहाँ से, यहाँ r की वैल्यू 1 है, ये 1 था, रेडियस 1, या डॉट लगा दिया।
आर इज़ इक्वल टू 1 का ये वाला सर्कल बन गया जो ब्लैक से मैंने लगाया हुआ है, और ये वाला मेरे पास जो इन पॉइंट से जो ग्राफ बना है, ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफ मेरा इन पॉइंट्स के ज़रिए बना है। इनसे मैंने पॉइंट्स ट्रेस किए और फिर उन पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास इस शेप का कोई ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चंस में देखें गिवन क्या दिया हुआ, उसने कहा है कि आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है ओवर द रीजन दैट लाई इनसाइड द कार्डियर एंड आउटसाइड द सर्कल। मतलब इस सर्कल से बाहर हो और ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने बनाया है ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है, इसको हम कहते हैं कार्डियर ग्राफ। इसके अंदर हो और ये जो ब्लैक से बनाया है ये सर्कल है, सर्कल से बाहर हो, सर्कल से बाहर और इसके अंदर ये वाला एरिया हमारे पास बनता है, ये मैंने शेड कर दिया। और इसी एरिया की उसने लिमिट ऑफ पूछी हुई है कि इनकी लिमिट्स क्या होगी इसी एरिया की। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास डिस्टेंस तो आर उसने गिवन दिया हुआ है कि 1 तक आप जा सकते हैं। आर की लिमिट्स तो मैंने आपको बताया कि उसने गिवन दी हुई है कि 1 से लेके 1 प्लस कॉस थीटा तक होगी, तो वो यहाँ पे लिख दी 1 से लेके 1 प्लस कॉस थीटा तक। अब हमें फाइंड आउट करनी थी थीटा की लिमिट। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें या इस शेडेड रीजन को, जो उसने कहा हुआ है कि इस सर्कल से आपने बाहर रहना है और ये जो ग्राफ है ग्रीन लाइंस वाला इसके अंदर रहना है, तो ये वाला पोर्शन शेड किया हुआ है। इस शेडेड रीजन को देखें कि क्या लिमिट्स बनती हैं इसकी लिमिट्स बनती हैं। यहाँ पर थीटा जो होता है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है शेडेड रीजन में, यहाँ पे थीटा जो होता है वो -π/2 होता है, और ये कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे थीटा π/2 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास थीटा की लिमिट्स बन गई, -π/2 से लेके π/2 तक। इसके अलावा आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर होता है। आर की जहाँ पे उसने 1 दिया हुआ है 1 पुट करें, आर के यहाँ पे 1 पुट किया हमने, कॉस थीटा इक्वल टू 0, और थीटा कहाँ पे 0 होता है, -π/2 और π/2 पर। ये π/2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उन सब पे थीटा 0 होता है। तो यहाँ से भी हमारे पास थीटा की लिमिट्स आ गई हैं कि वो -π/2 से π/2 तक होगा। अदरवाइज़ आप ग्राफ से देख के भी बता सकते हैं। ये आपके पास शेडेड रीजन था, और यहाँ से डाउनवर्ड जो लिमिट्स होती हैं वो आपके पास हमेशा नेगेटिव होती हैं। हम अपने एंगल को जब यहाँ से मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, और जब ऊपर से मेजर करते हैं तो पॉजिटिव आता है। और लिमिट्स हमेशा हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ इस लाइन के ऊपर थीटा -π/2 था, तो -π/2 से यहाँ पर π/2 लिखा। ये हमारे पास थीटा की लिमिट्स आ गई। और पोलर फॉर्म में FR थीटा होता है, DR और D थीटा होता है। ये तो हमारे पास सिर्फ पोलर फॉर्म में दी हुआ था उसने हमें, जस्ट उसने कहा था कि आपने इनका ग्राफ बनाना है। R इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का मैंने ये ग्रीन लाइंस वाला ग्राफ बनाया, और R इज इक्वल टू 1 उसने हमें रेडियस 1 का एक सर्कल दिया था, वो बना दिया मैंने। उसके बाद उसने कंडीशन लगाई हुई थी कि आपने वो वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन बतानी है, लिमिट्स बतानी है जो सर्कल से बाहर हो और इस ग्राफ के अंदर हो। तो वो सर्कल से बाहर और इस ग्राफ के अंदर ये वाला पोर्शन बचता था, और इस पोर्शन में हमें जो थीटा की लिमिट्स थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ग्राफ, ये इस पोर्शन में यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था। ये लाइन्स -π/2 है और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था ये पोर्शन शेडेड रीजन, और ये लाइन π/2 है, वो मैंने लिमिट लिख दी। अदरवाइज आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 दिया होता वो पुट किया इसमें, और मैंने कैलकुलेट किया तो थीटा इज इक्वल टू -π/2 और π/2 आ गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें पोर्शन शेड किया हुआ है ये वाला, और वहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि थीटा और आर की क्या लिमिट्स होंगी, आर और थीटा की क्या लिमिट्स होंगी। पोलर फॉर्म, ये ग्राफ हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तभी उसने आर और थीटा की लिमिट्स पूछी हुई हैं। अब आपको पता है ये जो इनिशियल एक्सिस होती है, इनिशियल लाइन होती है, ये वाली एक्स एक्सिस लाइन, इसे हम इनिशियल लाइन कहते हैं। यहाँ पर हम अपना डिस्टेंस लेते हैं, लेंथ लेते हैं, मतलब आर लेते हैं, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इट मीन्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक उसने दी हुआ है 9 तक। तो यहाँ तक इसका हमें पता चल गया कि हमारे पास जो आर होगा वो वेरीज करेगा 0 से लेके 9 तक। तो आर की लिमिट्स तो मैंने लिख दी 0 से लेके 9 तक। अब हमें फाइंड आउट करनी थी थीटा की लिमिट्स। थीटा की लिमिट्स अगर आप देखें यहाँ पर होता है π/2, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शेडेड रीजन, यहाँ से लेके यहाँ पर आके कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे लाइन जो होती है वो 2π होती है। तो थीटा की लिमिट्स हो गई π/2 से लेके 2π तक, ये थीटा की लिमिट्स आ गई। अब एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें मैंने ये पोर्शन शेड किया हुआ, और इसी शेडेड पोर्शन की उसने लिमिट्स पूछी हुई हैं कि आपने लिमिट्स बतानी है आर और थीटा की। अब अगर गौर से देखें आप, ये लाइन जो है मेरे पास आर होती है, डिस्टेंस होता है यहाँ पर, और डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे कंप्लीट हो रहा है। तो आर की लिमिट्स तो 0 से लेके 4 तक आ गई।
इसके बाद हमें थीटा की लिमिट्स बतानी है। अब वही वाला प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास कि प्रीवियस में यही था कि यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है शेडेड रीजन में, देखें ना, शेडेड रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके, और यहाँ पे थीटा क्या होता है -π/2, और यहाँ पे थीटा क्या होता है π/2। तो लिमिट्स क्या आ गई -π/2 से लेके π/2 तक, ये लिमिट्स आ गई। अब एक तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, शेड किया हुआ है पोर्शन, ये वाला पूरा, इस पूरे शेडेड पोर्शन की हमें लिमिट्स बतानी है। आर की लिमिट्स तो हम बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं। 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 से लेके ये 1 तक दिया हुआ है उसने, तो 0 से लेके 1 तक तो हमारा आर हो गया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और वो 0 से ही स्टार्ट होगा, और 0 से लेके आगे जितनी हमें उसने वैल्यूज़ दी होंगी वहाँ तक हमारा डिस्टेंस होगा। 1 तक उसने दिया हुआ है, 1 तक ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है शेडेड रीजन का, तो इसका मतलब है आर की वैल्यूज़ हमारे पास 0 से लेके 1 तक लिमिट्स आ गई। अब हमें थीटा की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है, थीटा कहाँ तक होगा। अच्छा, आप इसको आर को 0 से लेके 1 तक भी लिख सकते हैं और 0 से लेके कोसिकेंट तक भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ से y = r sin थीटा होता है, y = r sin थीटा होता है। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तक ये y है और ये x पोर्शन है, y = r sin थीटा होता है। अब y की हमें यहाँ से देखें ना, ये हमारे पास x वाली लिमिट होती है और ये y वाली होती है। x वाली तो 0 है, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी, और ये y वाली जो है, तो इसलिए मैंने y = r sin थीटा लिखा। अब y कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, तो 1 = r sin थीटा। अब r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1/sin थीटा, और ये किसके इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा। अब यहाँ पर 1 की जगह पे कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। अब हमें थीटा की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। थीटा की लिमिट क्या होगी, आर की तो सिंपल उसने बताई हुई थी, वो हमने वहाँ तक लिख दी क्योंकि वो डिस्टेंस था, और डिस्टेंस इसने मैं बताया हुआ है कि इसने 1 तक ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है शेडेड रीजन का, तो वो 1 तक मैंने लिख दिया डिस्टेंस। अब थीटा की लिमिट्स बतानी है कि थीटा की लिमिट्स क्या होंगी। अगर आप ये देखें, ये जो शेडेड पोर्शन किया हुआ है, ये हमारे पास असल में क्या होता है, स्लोप होता है। यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना, यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये पॉइंट्स हमारे पास स्लोप होते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं हम, y/x करके, y/x = tan of थीटा होता है। अब यहाँ पर देखें, आपने इस पॉइंट पे प्लॉट किया हुआ है, यहाँ से देखें, यहाँ x भी 1 है और यहाँ से y भी 1 है, तो 1/1 = tan थीटा हो गया। अब थीटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1, तो थीटा की वैल्यू π/4 होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, तो थीटा की वैल्यू π/4 होगी। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा ग्राफ कंप्लीट हो रहा है, शेडेड रीजन यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, और हमने शेडेड रीजन की इंटीग्रेशन बतानी है। ये वाला कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर y 1 है और x -1 है, और हमें ये भी पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये स्लोप जो होगा वो नेगेटिव आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव कौन से पॉइंट्स के ऊपर आएगा ये भी हमें पता है, वो 3π/6 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें y/x है ना, ये हमारे पास = tan of थीटा। y क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, = tan थीटा। अगर हम देखें, ये y हमारे पास sin थीटा होता है और x हमारे पास क्या होता है cos थीटा, और cos नेगेटिव है, और cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, जब यहाँ पर 120 वैल्यू या 135 वैल्यू हो, और वहाँ से हमने थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की कि इस क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो कौन सी वैल्यू के ऊपर नेगेटिव होगा, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया कि 3π/6 के ऊपर यहाँ पर 3π/6 पॉइंट होगा, वहाँ पर मेरे पास tan की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी, तो ये मेरी थीटा की वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि π/4 आए इस पॉइंट के ऊपर, x और y के ऊपर। यहाँ के ऊपर इस पॉइंट पर x -1 था, y 1 था, वहाँ स्लोप में लगाई वैल्यूज़ मैंने, वहाँ से कैलकुलेट किया, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3π/6 तक। जस्ट हमने स्टार्टिंग पॉइंट से शेडेड रीजन के स्टार्टिंग पॉइंट्स से स्लोप फाइंड आउट किया, और शेडेड रीजन के जो एंडिंग पॉइंट था वहाँ से स्लोप फाइंड आउट किया, और थीटा की लिमिट्स बता दी कि जहाँ से थीटा स्टार्ट हो रहा है, ये थीटा है ना, थीटा = π/4 है, यहाँ से थीटा स्टार्ट हो रहा है, और ये थीटा = 3π/6 है, यहाँ पे थीटा एंड हो रहा है, और यही हमें इंटीग्रेशंस बतानी थी।
इनके अलावा भी कोई भी क्वेश्चंस दिया हो उसमें आप पोर्शन उसने शेड किया होगा, उसी शेडेड पोर्शन की आपको डिस्टेंस उसने बताया होगा 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 5 तक, कोई भी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया होगा, वो आपके पास आर की लिमिट्स आ जाएंगी। और थीटा की लिमिट्स आपने उस शेडेड रीजन को देख के करना है कि थीटा कहाँ तक वेरी कर रहा है। जैसे इसमें थीटा इसे π/2 से स्टार्ट हो रहा था, 2π पे कंप्लीट हो रहा था। इसमें -π/2 से शेडेड रीजन का कर्व स्टार्ट हो रहा था और π/2 पे कंप्लीट हो रहा था। यहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक्स भी नेगेटिव, एक्स भी 1, वाई भी 1 था। मैंने स्टॉप में पुट करके अपनी थीटा कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर एंड हो रहा था। यहाँ पर भी मैंने y1 था, x -1 था, इसमें पुट करके स्लोप कैलकुलेट कर लिया कि इस क्वाड्रेंट में जब भी आपके पास वैल्यू 3π/6 होगा तो वहाँ पर स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा। तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि फाइंड द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 2x। अब इसमें आपको रीजन दिया हुआ था, हमने जस्ट अपनी लिमिट्स बतानी थी कि r और थीटा की लिमिट्स क्या हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने रीजन आपको दिया हुआ है, उसने आपको ये इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 2x। उसने पूछा हुआ है कि आप शेडेड रीजन बताएं। शेडेड रीजन हमने बताना, अब इसमें कौन सा शेड होगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें बताया कि x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r sin थीटा के, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी और उनका ऊपर स्केयर्स दिया होता है तो मैंने स्केयर्स कर दिए। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन गई r = 2 cos थीटा। ये पोलर की इक्वेशन बन गई। कार्टेशियन फॉर्म से हम पोलर की तरफ आ गए हैं। कार्टेशियन फॉर्म दी हुई थी, उसमें r cos थीटा r sin थीटा पुट किया तो पोलर फॉर्म बन गई। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई r = 2 cos थीटा। अब हमें r की लिमिट्स तो उसने दी हुई है। मैंने आपको बताया है कि जो इक्वेशन दी होती है वो हमेशा r की लिमिट्स होती हैं। और ये भी हमें पता है कि ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेके 2 cos थीटा, ये हमारे पास r की लिमिट्स आ गई। 0 से लेके 2 cos थीटा r की लिमिट्स आ गई। अब हमें मालूम करनी है थीटा की लिमिट्स। थीटा की लिमिट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थीटा की लिमिट्स हमें इस क्वेश्चंस को देख के ही पता लग जानी है। ये cos थीटा है, ये कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास r की वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव आएंगी, ठीक, क्योंकि वहाँ पर cos थीटा नेगेटिव होता है ना। और अगर यहाँ पर r की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, इसका मतलब है कि हमारा जो कर्व बनेगा पोलर क्वाड्रेंट्स में वो इन दोनों क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, जस्ट इन दोनों क्वाड्रेंट्स में होगा, फर्स्ट वाले और 4 वाले में। फर्स्ट वाले और 4 वाले में होगा। हमें पता है कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास फर्स्ट वाले में और 4 वाले में होगा। 4 वाले में यहाँ पर वैल्यू हमें पता है -π/2 होती है और यहाँ पे वैल्यू π/2 होती है। तो थीटा की वैल्यूज़ हम डायरेक्ट भी यहाँ से देख के बता सकते हैं कि -π/2 से लेके π/2 तक वैल्यूज़ होंगी। यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा ना, 4 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जाएगा और 4 पे हमारे पास थीटा की वैल्यू नेगेटिव π/2 होती है और यहाँ पर वैल्यू π/2 होती है। तो लिमिट्स हमारे पास थीटा की आ जाएंगी नेगेटिव π/2 से π/2 तक। अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा को एंगल्स देते जाएं। थीटा को 0 पुट किया, r की वैल्यूज़ आ गई। थीटा को π/3 पुट किया, ये r आ गया। इनको प्लॉट करते जाएं। जब थीटा 0 होगा तो r की वैल्यू 1 होगी। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस थीटा 0 होता है, r1 यहाँ पर आ गया। अब थीटा π/3 हो गया। थीटा π/3 यहाँ पर कहीं होगा, थीटा π/3। इस पर r की वैल्यू 1.99 है, तो थीटा π/3 यहाँ से जा रहा है और r की वैल्यू 1.99 यहाँ पर कहीं है। तो यहाँ पर जाके मैंने एक डॉट लगा दिया, स्टॉप कर दिया। इस डायरेक्शन में बिल्कुल यहाँ पे डॉट लगा दिया। इसी तरह थीटा की वैल्यू π/4 होगी। π/4 यहाँ पर कहीं होगा, थीटा = π/4 और वहाँ पे वैल्यू 1.99 है। यहाँ से 1.4 चले और यहाँ 1.9 था, यहाँ पे जाके डॉट लगा दिया। सेम एज इट इज़ थीटा की वैल्यू π/5 यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी, उस पर वैल्यू 0.99 है। यहाँ से चले हैं 0.99 यहाँ पर कहीं वैल्यू होगी, यहाँ पर जाके उसने डॉट लगा दी। बाकी सारे पॉइंट्स पे ऐसे कैलकुलेट किए। पाई हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे r नेगेटिव है, तो इसको हमने छोड़ देना है। ये वैसे भी पाई यहाँ पे होता है, यहाँ पर r नेगेटिव आ गया, हमारा ग्राफ इस क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। सेम एज इट इज़ -π/2 पुट किया, -π/2 ये वाली लाइन होती है। जब ग्राफ में पुट किया आंसर 0 आया। फिर हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाया,
इस तरह से, और नीचे भी कोई पॉइंट्स लेंगे वहाँ पर भी आएगा, तो हमारा कर्व जो होगा वो कोई इस तरह का शेप बन जाएगी। कर्व की कोई इस तरह की शेप बन जाएगी। जब हम पॉइंट्स लेते जाए, यहाँ पे एंगल लेते जाएंगे ना आगे, थीटा π/2 π/6 π/4 अप टू सॉन एंगल लेते जाएंगे, तो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, और उसकी उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी। और लिमिट्स आप यहाँ से भी क्वेश्चन से भी डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ये हमारे पास इसकी जो कॉस्ट होता है ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में π/4 होता है, फर्स्ट में π/2 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। अदरवाइज़ आप ग्राफ बना के भी देख सकते हैं कि आप थीटा की वैल्यूज़ कौन सी ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। कौन सी नहीं ले सकते वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, जहाँ पे आर नेगेटिव आएगा वो हम थीटा नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको ये पीछे ग्राफ बने हुए थे, शेडेड रीजन बने हुए थे, यहाँ से देखे थीटा की वैल्यूज़ बता दी थी। ऐसे आप शेडेड रीजन से भी थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा की लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वहाँ से भी आप थीटा की लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है हमें, ये जो हम पीछे करते आ रहे हैं, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी। इन फॉर्म्स को हमने कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब पोलर में आपको पता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, वाई आर साइन थीटा होते हैं। अब यहाँ पर मतलब कि ये हमारे पास एफ एक्स वाई कन्वर्ट हो जाएगा एफ आर थीटा में। पोलर में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक्स और वाई कन्वर्ट हो जाएंगे आर और थीटा की शक्ल में। अब यहाँ पर बुक में उन्होंने डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि डी एक्स डी वाई जो है वो इक्वल टू आर डी थीटा होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। डी एक्स डी वाई किसके इक्वल, कैसे उन्होंने डी थीटा के इक्वल लिखा हुआ है। जब आप कार्टेशियन फॉर्म को पोलर में कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर आपने डी एक्स डी वाई की जगह पर डी एक्स डी वाई की जगह पर डायरेक्ट आपने आर डी थीटा लगा देना है। और ये इसने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर जो कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इससे उसने पार्शियल का साइन लिया हुआ है, और कन्वर्ट किस में करना है आपने आर और थीटा में। अब एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर वाई का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा। ये मैंने इन दोनों इक्वेशन से डेरिवेटिव कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी। और ये तो हमें पता है ना कि डी एक्स चला जाएगा डी आर में और डी वाई चला जाएगा डी थीटा में। ये वैसे का वैसे लिख दिया हमने। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, जो कि हमारे पास आर कॉस के थीटा प्लस आर साइंस के थीटा, और बाहर डी आर डी थीटा वैसी है। अब आर कॉमन ले लिया, कॉस के और साइंस के जो होंगे वो 1 के इक्वल आ गया, तो वहाँ पे आर बच गया डी आर डी थीटा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक्स हमारे पास जा रहा है आर में, और थीटा जो जा रहा है वो हमारे पास एंगल होता है, और वो वाई एक्सिस के साथ जा रहा है, तो इसलिए डी एक्स तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है डी आर में, और डी वाई डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है डी थीटा में। लेकिन यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा एक आर मल्टीप्लाई किया हुआ है। आर मल्टीप्लाई कैसे किया हुआ है, वो जैकोबियन, ये हमारे पास मेथड होता है, इसके ज़रिए उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैकोबियन मेथड क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और हमने कन्वर्ट करना है आर और थीटा में। वहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, इससे पार्शियल का साइन लगाया, और जैकोबियन मेथड कहता है कि एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आर, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, एंड वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म, उसमें पोलर फॉर्म में नहीं, सॉरी ये क्वेश्चंस नहीं है, ये मैंने यही इसको कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। एफ एक्स वाई की यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ आर थीटा, और डी एक्स डी वाई मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि वो आर डी थीटा होते हैं, उनकी जगह पे मैंने ये लिख दी है। अब पहले डी आर है तो पहले आर की लिमिट्स आ गई R1 से लेकर R2 तक, फिर डी थीटा है तो डी थीटा की लिमिट्स आ गई θ1 से लेकर θ2 तक। अब ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कार्टेशियन फॉर्म में, इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें ये पता है कि जब हम एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे हम तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जब इन दोनों स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे, आर स्क्वायर बचेगा। तो मैंने इस पूरे की यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया, और ये पूरा मैंने आपको ऊपर ड्राइव करके बताया कि आर डी थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया आर डी थीटा। अब लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, अब ये पहली लिमिट हमें जो दी हुई है वो एक्स के अकॉर्डिंग दी हुई है, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर्स की हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया।
4 का मतलब है यहाँ पे रेडियस 2 होगा, रेडियस 2 होगा, मतलब हमारे पास एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 2 होगा। ये तो हमें पता लगी आर की लिमिट्स, क्योंकि आर हमारे पास डिस्टेंस लेंथ होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और फाइनल लिमिट्स मैंने आर की अपनी यहाँ से कैलकुलेट कर दी है, यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ये 2 आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करनी है थीटा की लिमिट्स। थीटा की लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अगर आप अब y की लिमिट्स को देखें, यहाँ पे 0 से लेके 2 तक है। y की लिमिट्स क्या है? 0 से लेके 2 तक, मतलब हमारे पास एक बनता है 0 से लेके यहाँ पर 2 कहीं होगा, पॉजिटिव साइड्स पे है। ये वाली हमारे पास y की लिमिट्स दी हुई है। और वैसे ये हमारे पास क्या बनता है? सर्कल बनता है जिसका रेडियस 2 होगा, मतलब यहाँ पर रेडियस 2 का सर्कल बनता है। यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, और इधर भी 2 है। और यहाँ पर y की लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमने पॉजिटिव साइड्स पे जाना है, y जो पॉजिटिव y एक्सिस लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या लिमिट्स बनती हैं? मतलब ये 0 है और ये 2 है, हम बस ये वाला पॉजिटिव पोर्शन ले सकते हैं y का। ये वाला पोर्शन जस्ट हम शेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। 0 से लेकर 2 तक, ये 0 और ये 2 है, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन जस्ट शेड होगा। अब यहाँ पर थीटा 0 है, ये वाली लाइन जो पूरी थीटा 0, और यहाँ पर जो थीटा π/2 है, तो हमारी थीटा की लिमिट्स क्या बन गई? 0 से लेके π/2 तक। अगर यहाँ पर उसने -2 दिया था तो हमने ये वाला पोर्शन शेड करना था, 0 से लेके -2 तक ये वाला पोर्शन शेड करना था, और वहाँ पर हमारे पास थीटा आना था -π/2, तो हमारे पास थीटा की लिमिट्स आनी थी -π/2 से लेके 0 तक। लेकिन यहाँ पे उसने +2 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये वाला पोर्शन शेड होगा, और थीटा की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेके, ये वाली लाइन हमारे पास π/2 होती है, तो 0 से लेके π/2 तक हमारे पास थीटा की लिमिट्स आ गई। ये मैंने लिख दिया 0 से लेके π/2 तक, और इसके यहाँ पे r² हो गया, इसके यहाँ पे r dr dθ हो गया, ये बन गया r3, ये dr dθ हो गया। अब इंटीग्रेट किया पहले मैंने r के रिस्पेक्ट की, r4/4 बन गया, लिमिट्स पुट की हैं, यहाँ पर कैंसलेशन की है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 बच गया, 0 से लेके π/2 तक, और dθ बच गया। अब थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगी, यहाँ पे थीटा आ गया, और लिमिट 0 से लेके π/2 पुट करूँगी अब इसमें, तो मेरे पास आंसर बच गया 2π। ये हमारे पास हमने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकाला है। उसने यही कहा हुआ है आपको क्वेश्चंस में, पहले आपने कार्टेशियन फॉर्म जो दी होगी उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? एक्स यहाँ पे r cos थीटा, वाई के यहाँ पे r sin थीटा लगाना है आपने, और dx dy की जगह पे आपने डायरेक्ट r dr dθ लगा देनी है, और लिमिट्स भी आपने उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेनी है। थीटा की लिमिट्स भी जैसे यहाँ पे थीटा 0 से लेके 2 तक था, पॉजिटिव y एक्सिस था, तो यहाँ से 0 से लेके इस लाइन के ऊपर मेरे पास π/2 होता है, तो ये मेरे पास थीटा की लिमिट्स आ गई। और यहाँ से मैंने x की लिमिट कैलकुलेट किया कि ये x की वैल्यू है ना, आपके पास x की लिमिट है ना, तो 4 - y के स्क्वायर रूट इक्वल टू x होता है, दोनों तरफ स्क्वायर्स करके ये मेरे पास r रेडियस 2 आ गया। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से स्टार्ट होता है, पोल से स्टार्ट होता है, तो ये 0 से लेके 2 तक मेरे पास r की लिमिट्स आ गई, और मैंने जहाँ पर पुट की हैं जस्ट उसे इंटीग्रेट किया है, और मेरे पास आंसर आ गया 2π तक। पहले हमने अपने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन उसे इंटीग्रेट किया।